हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डे स्पीड क्लासेस। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेलविशर। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो मेरे नेशनल इनकम का पार्ट 4 है, जिस पार्ट 4 में मैं आपको समझाऊंगा कि वैल्यू एडिड मेथड से अगर नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी हो या फिर किसी भी तरह की इनकम को फाइंड आउट करना हो तो उसे कैसे करते हैं विद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, राइट। पार्ट 3 में मैंने आपको समझाया था कि वैल्यू एडिड मेथड होता क्या है और उससे नेशनल इनकम को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट। इस वीडियो को इन सभी बातों को ही दोबारा समझाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू, राइट। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? कैलकुलेट वैल्यू एडिड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। आपको फर्म ए और फर्म बी के वैल्यू एडिड को फाइंड आउट करना होगा और आपके सामने ये काफी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। ध्यान से देखना क्वेश्चंस कैसे करते हैं। फर्म ए और फर्म बी के वैल्यू एडिड निकालनी है। वैल्यू एडिड का मतलब क्या है? आप ये फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है आप ये भी जानते हो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मेंशन है? फर्म ए की सेल दी हुई है 100 करोड़, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। फर्म बी से कोई चीज खरीदी गई है फर्म ए के द्वारा। फर्म ए कुछ चीज खरीद रही है या फर्म ए ने जो भी रॉ मटेरियल परचेज करा फर्म बी से वो 40 करोड़ का है, और परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, यहां लिखा हुआ है कि फर्म ए के द्वारा बी से माल खरीदा गया 40 करोड़ का और फर्म बी के द्वारा ए से खरीदा गया 60 करोड़ का, ठीक। सेल बाय फर्म बी 200 करोड़ है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फर्म ए का भी, बी का भी, ओपनिंग स्टॉक मेंशन है ए का भी और बी का भी। लास्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस मेंशन किए हुए हैं, पेड बाय बोथ द फर्म। आप ध्यान से देखना, अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना है तो आपको सेल्स की जरूरत है। तो सेल बाय फर्म ए, फर्म ए की सेल साफ साफ मेंशन है 100। ध्यान से देखना, यहां साफ साफ मेंशन है फर्म की सेल बाय फर्म ए। फर्म ए के द्वारा जो माल बेचा गया है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि किसको बेचा गया है, तो इसलिए ये जो फर्म ए की सेल है ये कंप्लीट सेल मानी जाएगी, राइट। जैसे यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय ए, ए के द्वारा बी से जो माल खरीदा गया, नीचे क्या है, तो ये ए के द्वारा अगर बी से माल खरीदा गया है तो ये ए की परचेज है। आगे परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय बी, अब बी के द्वारा अगर ए से खरीदा गया है तो अब यहां ये मत सोचना कि अगर बी ए से परचेस करता है तो ये ए की सेल मानी जाएगी, राइट। क्योंकि ऊपर साफ साफ मेंशन है सेल बाय फर्म ए, तो ये जो 100 करोड़ की सेल मेंशन है, इस 100 करोड़ की सेल्स में 60 करोड़ की सेल्स ऑलरेडी शामिल है। इन सब बातों को जरूर याद रखना। तो फर्म ए की परचेस कितनी है? 40। फर्म ए के चेंज इन स्टॉक को हम कैलकुलेट करते हैं। ए की क्लोजिंग स्टॉक मेंशन है, ए का ओपनिंग स्टॉक भी मेंशन है, 20 माइनस 25। चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा? 20 माइनस 25, 100 माइनस 5 इक्वल्स टू 95। ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए। ऐसे ही इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ए की परचेज कितनी है? साफ साफ मेंशन है 40, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट 95 है, इंटरमीडिएट कॉस्ट 40 है, आंसर आ गया 55 आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे फर्म बी का। अब ये क्या कह रहे हैं? परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। फर्म बी की भी परचेज मेंशन है और फर्म बी की भी सेल मेंशन है। फर्म बी की सेल कितनी है? 200। ये मैंने सारा काम किया है ए के लिए, अब चल रहे हैं बी के लिए। बी की सेल साफ साफ मेंशन है 200।
प्लस चेंज इन स्टॉक पे आओ, चेंज इन स्टॉक कितना है, फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक 35 है और ओपनिंग 45 है। वन 190 क्या आ गया, फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कॉस्ट पे आ जाओ, यानी कि परचेज पे आ जाओ फर्म बी की। सेल सॉरी परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, बी से खरीदा गया है ए के द्वारा, तो ये ए की परचेज थी, और बाय फर्म बी, बी के द्वारा जो माल खरीदा गया ए से वो कितना है, साफ साफ मेंशन है 60, राइट। तो आंसर आ गया 135। तो फर्म ए की वैल्यू एडेड 55 आ रही है, फर्म बी की वैल्यू एडेड 130 आ रही है, बिल्कुल सही। अब चलते हैं एक और नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। पहले नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट को फाइंड आउट करना है, और ये आपके सामने काफी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। ध्यान से देखना, अगर आपसे वैल्यू ऑफ आउटपुट की चीज को कैलकुलेट करने को आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये आपको निकालना है, तो आप जानते हो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये साइन चेंज का साइन कहलाता है डेल्टा। तो सेल्स में चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अब चेक करो कि ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं कुछ सेल्स की बात मेंशन नहीं है, सब्सिडी गिवन है, इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है, नेट एडिशन टू स्टॉक गिवन है। नेट एडिशन टू स्टॉक का गिवन है, चेंज इन स्टॉक, लेकिन कोई और बातें मेंशन नहीं है, राइट। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट दूसरा किसके फॉर्मूले में आता है, जीडीपी, जीडीपीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो आपने अभी अभी चीजें समझी थी कि हमने वैल्यू एडिड मेथड का, या जो हमने वैल्यू एडिड का फॉर्मूला यूज किया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू एडिड मेथड में हमेशा अगर आपसे पहले वैल्यू एडिड कहा जाए तो आप वैल्यू एडिड ही यहां लिखना इस फॉर्मूले में, अदरवाइज आप हमेशा जीडीपीएमपी लिखना कि जीडीपीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब आप खुद सोचो, इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है, बिल्कुल सही 150। जीडीपीएमपी गिवन है, जीडीपीएमपी गिवन नहीं है। अब अगर जीडीपीएमपी गिवन नहीं है तो मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी अपनी नेशनल इनकम के पार्ट 3 में कि आपको किसी भी तरह की इनकम को निकालना होगा तो उस इनकम को निकालने के लिए फर्दर कोई दूसरी इनकम जरूर गिवन होगी, राइट। तो जीडीपीएमपी फाइंड आउट करना है। लास्ट में मेंशन है नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एडिड का मतलब होता है एनडीपी। तो आपको अगर जीडीपी एमपी निकालना है तो एनडीपीएफसी साफ साफ गिवन है। ग्रॉस निकालना है तो ग्रॉस का मतलब क्या है कि डैप इसमें शामिल होना चाहिए। ग्रॉस का मतलब होता है कि डैप इसमें इंक्लूड होना चाहिए। यहां नेट दे रखा है तो डैप को ऐड करेंगे। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सिमिलर है, छोड़ो। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है। यहाँ पे एफसी है, फिक्स कॉस्ट है, इसीलिए हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करा। अगर यहाँ एमपी गिवन होता तो हम यहाँ ऐड ना करते, क्यों, क्योंकि एमपी में एनआईटी मेंशन होना चाहिए और आपके पास भी जो इनकम है वो एमपी की इनकम थी, राइट। लेकिन यहाँ एफसी गिवन है क्योंकि जो इस बात को शो करता है कि आपके सामने जो इनकम है वो एमपी की गिवन नहीं है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं है, तो हमने ऐड कर दिया। आगे आ जाओ, एनडीपीएफसी की वैल्यू क्या है 250। डेप्रिसिएशन पे आओ, डेप कितना है 30 प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स साफ साफ मेंशन नहीं है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला खोलो, आईटी माइनस सब्सिडी 250 प्लस 30। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है 20 और सब्सिडी कितनी है 10। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 290। ठीक, जीडीपी के प्लेस पर रख दो क्या 290। वैल्यू ऑफ आउटपुट 290 में 150 ऐड करो,
कितना आ गया 440। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू आ रही है 440, बिल्कुल सही, राइट। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू भी आप समझना कि वैल्यू एडिड मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। कैलकुलेट नेट डीपी एट एफसी। वैल्यू एडिड का मतलब होता है डीपी, याद रखना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपीएफसी को फाइंड आउट करना है, तो एनडीपीएफसी को फाइंड आउट करने के लिए पहले जीडीपीएमपी फाइंड आउट करना, और हमेशा जीडीपीएमपी फाइंड आउट करना। नेट चाहिए तो ग्रॉस में से डैप माइनस करो, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सिमिलर है, एफसी चाहिए तो इसमें से एनआईटी हटाओ, यहां थोड़ा सा स्पेस छोड़ के जीडीपीएमपी का क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट। वैल्यू ऑफ आउटपुट पे आ जाओ, ये कैसे आएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स पे चलते हैं, सेल्स कितनी है, आउटपुट मेंशन है इस बार क्वेश्चन में 2000, 2000 यूनिट बेची है, किस रेट से बेची है, 10 रुपए के रेट से, प्लस चेंज इन स्टॉक पे आओ, नेट चेंज इन स्टॉक माइनस 50 मेंशन है, 19,950। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया, 19,950। इंटरमीडिएट कॉस्ट पे आओ, इंटरमीडिएट कॉस्ट साफ साफ मेंशन है 10,000, तो ये आ गया 9,950। डेप्रिसिएशन पे आओ, कंजप्शन साफ साफ मेंशन है 600, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेंशन नहीं है, तो यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। अब मेरी बातें सुनना बड़ी ध्यान से, अगर माइनस का एनआईटी लिखा हो तो यहां माइनस का साइन एज इट इज माइनस रहने देना, यहां प्लस लगा के सब्सिडी लिख देना। क्यों, अगर मैं माइनस का साइन लगा के एनआईटी का फॉर्मूला खोलूंगा तो मैं यहां ब्रैकेट लगाऊंगा, तो ब्रैकेट में क्या होगा, आईटी माइनस सब्सिडी, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये साइन माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, राइट। तो मैंने इसलिए ब्रैकेट ना लगाते हुए डायरेक्टली आपसे ये बोल दिया, अगर कभी ऐसी नौबत आती है तो यहां पे माइनस का साइन ही रहने देना, और यहां पे आप माइनस मत लगाना, सब्सिडी से पहले प्लस लगा देना है, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स पे आ जाओ, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, जीएसटी 400। सब्सिडी पे आओ, सब्सिडी है 500, तो ये आंसर कितना आया 8950। 8950 में 500 को ऐड करो, कितना आया 9450, यही आ रहा है, बिल्कुल सही। क्या आ गया, एनडीपीएफसी। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं, ये मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े धाकड़ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, तो जरूर इस वीडियो में आगे बरकरार रहिएगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट 4 प्रोड्यूसर्स ए बी सी एंड डी इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में 4 प्रोड्यूसर्स हैं जिनके नाम है ए बी सी एंड डी। ए सेल करता है 300 रुपीज के गुड्स के आउटपुट को बी को, 200 रुपीज के आउटपुट को सी को बेचता है, और 500 के आउटपुट को हाउस होल्ड को बेचता है। तो ये ए की टोटल सेल्स मानी जाएगी। द सेल ऑफ बी टू ए सी एंड डी आर वर्थ 400, 200 एंड 300। सी सेल्स टू ए बी एंड डी आउटपुट वर्थ 100, यानी कि सी की भी सेल मेंशन है, बी की भी सेल मेंशन है, और ए की भी सेल मेंशन है। फिर क्या कहा जा रहा है, सेल बाय सी, सी की भी सेल मेंशन है, सी हाउस होल्ड्स को 900 रुपीज का माल बेचता है, और डी 700 रुपए का आउटपुट बेचता है, और उसके बाद में 300 रुपए का माल एक्सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ 200 रुपए का माल उसका अनसोल्ड रह जाता है, यानी कि ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक।
तो आपके सामने ए बी सी डी की सेल्स भी मेंशन है और परचेज भी मेंशन है। आपसे क्या बोला गया है, एस्टिमेट द वैल्यू एडिड। आपको वैल्यू एडिड को फाइंड आउट करना है ए बी सी एंड डी की। जब भी आपके सामने स्टेटमेंट वाइज कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो हमेशा से सबसे पहले इनकी सेपरेटली सेल और परचेज लिख लेना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 डी। ध्यान से देखना, ए की सेल कितनी है, ए ने 300 तक का माल बेचा बी को, तो ए की सेल 300, ए ने 300 का माल बी को बेचा, तो ये ए की सेल है, बी की परचेज। 200 का माल बेचा सी को, सी ए की सेल 200, सी की परचेज 200। 500 का माल बेचा हाउस होल्ड को, राइट। तो यहां ए की टोटल सेल, अभी चलो टोटल कैलकुलेट बाद में ही करेंगे। बी पे आ जाओ, फिर आगे चल के क्या बात मेंशन की गई है, सेल ऑफ बी। बी ने माल बेचा है टोटल 400, 200, 300, 400, 200, 300। इनकी भी सेल अभी कैलकुलेट कर लेंगे। बी ने जो माल बेचा वो ए को बेचा है 400 का, तो ए की परचेज कितनी है, 400। सी को बेचा है 200 का, तो सी की परचेज कितनी है, 200। डी को बेचा है 300 का, तो डी की परचेज है 300। सी सेल टू ए बी एंड डी, सी बेचता है ए बी और डी को 100 रुपीस का माल, 100 प्लस 100 प्लस 100 ए बी और डी को, तो ये ए की परचेज है, बी की परचेज और डी की परचेज। सेल बाय सी टू हाउस होल्ड, सी के थ्रू जो माल बेचा जा रहा है हाउस होल्ड को, कितना बेचा जा रहा है, 900 का। डी सेल हाउस होल्ड आउटपुट वर्थ 700, डी 700 तक का माल बेचता है हाउस होल्ड को और एक्सपोर्ट करता है 300 रुपए का माल, और 200 रुपए अनसोल्ड स्टॉक है। ठीक, अब इनका समेशन कर लेते हैं। ये आया 1000, ये आया 300, 400, 500, 900, ये आया 1200 और ये 1000। इनका समेशन कर लेते हैं। परचेज ऑफ ए 500, 400, 400, 400। वैल्यू एडिड फाइंड आउट करनी है सभी की। पहले ए पे आ जाओ। ए की सेल कितनी है, 1000 और परचेज है 500, तो ए की वैल्यू एडिड आ रही है 500। चेक करते हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल सही। बी पे आ जाओ। बी की सेल है 900 और बी की परचेज है 400। इसकी भी वैल्यू एडिड कितनी आ रही है, 500। ये भी चेक करते हैं, बिल्कुल सही। सी पे आ जाओ। सी की सेल है 1200, सी की परचेज है 400, तो सी की वैल्यू एडिड आ रही है 800। कितनी है, बिल्कुल सही। डी पे आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। 1000 प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट में चेंज इन स्टॉक भी होता है, तो मैं इसमें ये तो सेल है और ये 200 का चेंज इन स्टॉक माइनस 400, राइट। इन सभी का लास्ट में समेशन कर दो, क्योंकि आपसे पूछा गया है लास्ट में क्या, ऑल ऑफ देम टुगेदर। ऑल ऑफ देम टुगेदर का मतलब है 800, 800, 1600 और ये कितना आ गया, 1000, 2600, राइट। तो ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद एक ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं कि इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जरूर देख लेना। वैल्यू एडिड मेथड का सबसे धाकड़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख के ही जाना, राइट। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस एंड द फाइनल सेल इज फॉर प्राइवेट कंजप्शन
यहां एक इकोनॉमी में बहुत सी ट्रांजेक्शन्स मेंशन है और प्राइवेट कंजप्शन के लिए फाइनल सेल्स मेंशन है। ए बी सी एंड डी आर 4 इंडस्ट्रीज, ए बी सी डी 4 इंडस्ट्रीज है। ए सेल्स टू बी फॉर 20,000, बी हुज वैल्यू एडेड इज 40,000। ए ने बी को माल बेचा 20,000 का और बी की वैल्यू एडेड मेंशन है 40,000। सेल्स हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी, और बी की सेल्स मेंशन है कि बी की जो सेल्स है उसने अपनी सेल का आधा तो माल आउटपुट यानी कि आउटपुट बेचा है सी को और आधा आउटपुट बेचा है डी को। सी सेल ऑल इट्स आउटपुट टू डी, सी के पास जितना भी आउटपुट था वो उसने सारा का सारा डी को बेच दिया। हुज वैल्यू एडेड इज 30,000 और डी की वैल्यू एडेड मेंशन है 30,000, राइट। जिसकी यानी कि जिसकी का मतलब डी कि डी की वैल्यू एडेड मेंशन है 30,000। डी सेल ऑल इट्स आउटपुट टू फाइनल प्रोडक्ट, और डी ने जो भी अपना सारा का सारा माल बेचा है वो 1,30,000 में सेल कर दिया। व्हाट इज वैल्यू एडेड बाय सी, सी की वैल्यू एडेड आपसे कैलकुलेट करने को बोला गया है, राइट। आइए चलते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से मेरी बातें देखना बच्चों। पहले तो लिखते हैं जो जो चीजें गिवन है। ए ने बी को माल बेचा 20,000 का, सेल ऑफ ए 20,000, परचेज ऑफ बी 20,000। बी की वैल्यू एडेड मेंशन है 40,000। वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल्स टू 40,000। वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप सेल्स ले लो, यहां क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक है नहीं तो मैं चेंज इन स्टॉक नहीं ले रहा। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब बी की परचेज, तो सेल्स ऑफ बी कितनी आ गई? 60,000, राइट। 20 में 40,000 जोड़ दिया, 60,000 आ गया। बी ने जो माल 60,000 का बेचा है वो भी किस किस को बेचा है? लिखा हुआ है आधा बेचा सी को, आधा बेचा डी को। सी प्लस डी को, सी को बेचा 30,000 का, डी को बेचा 30,000 का, राइट। तो सी को जो बेचा है तो सी की परचेज 30,000, डी की परचेज 30,000, राइट। आगे चलते हैं। सी सेल ऑल इट्स आउटपुट टू डी, सी का की जो भी सेल है उसने सारी की सारी डी को बेच दी, ठीक। तो डी की परचेज यहां पे 30,000 ऑलरेडी यहां पे आ चुकी है। अब देखना है डी जिसकी वैल्यू एडेड 30,000 है, यहां पे आ जाओ। वैल्यू एडिड ऑफ डी 30,000, ये कैसे आती है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक नहीं है तो मैं नहीं लिख के दिखा रहा, माइनस परचेज, परचेज का मतलब होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कॉस्ट को नहीं लिखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट के प्लेस पे सेल्स आ गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट के प्लेस पे परचेज आ गया, इक्वल्स टू 30,000, ठीक। डी की परचेज आ रही है कितनी? 30,000, ठीक है। और यहां पे ये कह रहे हैं कि डी ने जो माल बेचा है वो 1,30,000 का माल बेचा है। अब ध्यान से देखना बच्चों, तो यहां पे परचेज ऑफ डी आ गई कितनी? 1,00,000, ये माइनस का साइन है यहां आ जाएगा, 1,30 में से 30 गए, डी की परचेज आ गई 1,00,000। डी की जो ये 1,00,000 की परचेज है, राइट, परचेज ऑफ डी 1,00,000। डी ने जो माल 1,00,000 तक का खरीदा है, इस 1,00,000 में से माल उसने खरीदा है बी से, 30,000 का माल उसने खरीदा है। कह रहे ना कि भाई बी ने माल 60,000 का बेचा
सी को बेचा 30 का, डी को बेचा 30 का। तो डी ने जो माल खरीदा वो बी से कितने तक का माल खरीदा? 30,000 का। तो रिमेनिंग किससे परचेज करा? 70,000 का माल खरीदा सी से। और सी के केस में क्या कहा गया है कि सी सेल ऑल इट्स आउटपुट टू डी। सी ने अपना सारा का सारा माल डी को बेच दिया। तो यहां से क्या निकल के आया? सेल ऑफ सी कितना आ गया? 70,000। सी ने 70,000 का माल किसको बेचा? डी को। और डी की टोटल परचेज कितनी है? 1 लाख। तो डी की जो टोटल परचेज 1 लाख है, उस 1 लाख में से डी ने बी से माल खरीदा 30,000 का। तो लॉजिकली बात है सी से माल उसने 70,000 का ही परचेज किया होगा, क्योंकि सी ने डी को माल बेचा है। तो डी ने माल खरीदा, सी ने बेचा। तो डी अगर सी से 70,000 का माल खरीदता है तो सी की सेल कितनी होगी? 70,000। हमसे पूछा क्या है? वैल्यू एडेड ऑफ सी। वैल्यू एडेड ऑफ सी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सेल। तो सी की सेल कितनी है? 70,000। सी की परचेज कितनी है? बी ने 60,000 का माल बेचा था, जिसमें से सी को 30,000 का माल बेचा। तो 30 यहां से माइनस करे तो 40,000 का आंसर आ गया किसका? वैल्यू एडेड ऑफ सी। आपसे सी की वैल्यू एडेड पूछी थी और सी की वैल्यू एडेड को हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वैल्यू एडेड मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद नेशनल इनकम का एक और पार्ट लेके आएंगे, जिस पार्ट में हम समझेंगे कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है विद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।